भाई अगर तुम क्लास 10 में हो और तुमसे मैथ्स के सारे सवाल बन जा रहे हैं ना, तो तुम आईआईटी जाने के पाथ पे नहीं हो, तुम आसान सवाल कर करके अपने आप को खुश कर रहे हो। तो आज मैं सब फ्यूचर आईआईटीएंस और अपने स्कूल क्लास के टॉपर्स के लिए 5 मेंसुरेशन के क्वेश्चंस लेके आया हूं। मेंसुरेशन तो एक इजी टॉपिक लगता है। कमेंट करके मेरे को बताना कि कितना क्वेश्चंस, 5 में से कितने क्वेश्चंस तुम सच में अपने से खुद से कर लिए मेरे बताने के पहले। अगर कोई बच्चा 5 में से 5 सवाल बना दिया तो मतलब तुम बिल्कुल आईआईटी जाओगे, ये मैं गारंटी कर रहा हूं। इस 5 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको करने के लिए तुमको 10 के आगे का कुछ आना पड़ेगा। कोई चीटिंग नहीं है, सिर्फ 10 तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और तुमको अपना माइंड अप्लाई करना है, ब्रेन अप्लाई करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो इन 5 क्वेश्चंस में पहले 2 क्वेश्चंस मैं थोड़े आसान रख रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम ज्यादा घबरा नहीं जाओ। डुएबल क्वेश्चंस हैं। लास्ट 3 क्वेश्चंस और ज्यादा चैलेंजिंग है। तो मेरे पहले सवाल में एक सॉलिड कोन है और इस सॉलिड कोन को पूरी तरीके से पेंट करना था, लेकिन पेंट करने के पहले क्या हो गया, कोई आके इस कोन को 2 हिस्सों में बांट दिया, काट के बांट दिया और एकदम ऐसे सीधा काटा है, हाँ टेढ़ा नहीं काटा है, सीधा काटा है, पैरेलल टू द बेस। तो 2 हिस्से हो जाएंगे। फिर बोला अच्छा ठीक है, कट के 2 नए सॉलिड बन गए, इन्हीं को पूरा पेंट कर देते हैं, इन दोनों को पेंट कर देते हैं, सारे सर्फेसेस को। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जब इन 2 नए सॉलिड्स को पूरी तरीके से पेंट करते हैं तो पहले जितना पेंट लगता उससे ज्यादा पेंट लग रहा है। तो पहले पूरे कोन को पेंट करना था, बाद में जो 2 नए सॉलिड्स बन गए हैं उनको पूरी तरह पेंट करना है। सेकेंड वाले केस में 300 मीटर स्क्वायर ज्यादा पेंट का जरूरत पड़ गया है। तो बताओ कोन को कहां काटा गया था, यह है क्वेश्चन। अब सोचो कैसे करोगे। अब जब लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन अपने क्लास में दिया था तो कुछ बच्चे कहने लग गए थे सर जब हम इस कोन को काटेंगे तो नीचे वाला जो हिस्सा बनता है उसे फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन कहते हैं और वो सिलेबस से हटा दिया गया है। पुराने 3-4 साल पहले के एनसीईआरटी में देखोगे तो सिलेबस में है, नीचे वाला जो हिस्सा कट के निकलता है उसको कहते हैं फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन और उसका वॉल्यूम टीएसए वगैरह के फॉर्मूला दिए गए। तो मैं इस क्वेश्चन में बता दूं तुम्हें, फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन के बारे में तुमको कुछ भी नहीं जानना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। अब मैं सॉल्व करके दिखाऊं, खुद अगर ट्राई कर लियो तो अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन में मैं ये बोल रहा हूं कि ओरिजिनल वाला कोन और नए जो 2 पार्ट्स मिले हैं उनको जब हम पेंट करेंगे तो नए वाले पार्ट्स को पेंट करते वक्त 308 मीटर स्क्वायर ज्यादा पेंट लगेगा। ऐसा क्यों है कि ज्यादा पेंट लगेगा, क्योंकि काटने के बाद कुछ सरफेसेस ऐसे नए दिखाई देंगे जो पहले पेंट नहीं होते, है ना। हमें उन्हीं सरफेसेस को पहले रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। तो पहले ये मान लो कि जो ओरिजिनल वाला कोन था ना उसको तुम पूरा ब्लैक पेंट कर दिए, कर्व सरफेस को भी ब्लैक पेंट कर दिए, नीचे फ्लैट वाले सरफेस को भी ब्लैक पेंट कर दिए और उसके बाद तुम उसको काट रहे हो। तो वो दिखने में सिचुएशन कुछ ऐसा लगेगा, ये जो रेड वाले सरफेसेस हैं देखो ये पहले पेंट नहीं हुए होंगे। ओरिजिनल कोन को पेंट करते वक्त ये जो 2 सरफेस है ये पेंट नहीं हो पाएंगे, ये तो कोन के अंदर थे, है ना, कोन के बॉडी के अंदर थे, लेकिन काटने के बाद ये 2 सरफेस दिखाई देने लग जाएंगे। अब तुमको इनको भी पेंट करना होगा। इनके अलावा जो भी सरफेस है वो तो पहले ही पेंट हो गया, वो तो बाहर से जब पेंट कर रहे थे तब भी पेंट हो रहा था। अलग से कितने नए सरफेस को पेंट करना पड़ रहा है काटने के बाद, एक इसको पेंट करना पड़ेगा और एक नीचे वाले सरफेस का टॉप को पेंट करना होगा, ऊपर जो कोन बैठा है उसके नीचे वाले बेस को पेंट करना होगा और जो नीचे फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन बैठा है उसके टॉप को पेंट करना होगा। अब क्योंकि कोन को हम लोग बेस के पैरेलल काटे हैं, बेस सर्कल था तो ये कटे हुए पार्ट्स भी सर्कुलर ही नजर आएंगे। हाँ, ये जितना बड़ा सर्कल है नीचे उतना बड़ा नहीं होगा, छोटा सर्कल होगा लेकिन होगा तो सर्कल। तो यानी कि जब हम कोन को काट के 2 नए सॉलिड्स बना देते हैं तो हमें पहले के मुकाबले 2 नए सरफेसेस को भी पेंट करना पड़ जाएगा। बाकी का पहले भी पेंट होता क्योंकि वो बाहर एक्सपोज्ड है, बट अंदर वाले नए सरफेसेस अब नए निकल के आए हैं। तो वो जो 308 मीटर स्क्वायर ज्यादा पेंट लग रहा है वो इस और इस सरफेस के कारण ही लग रहा है। यानी दिस सरफेस का एरिया प्लस दिस सरफेस का एरिया, ये सर्कल का एरिया प्लस ये सर्कल का एरिया ही 308 है। यही वो एक्स्ट्रा एरिया है जो मुझे काटने के बाद पेंट करना पड़ जा रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यानी इस सर्कल का एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया है 308। मैं मान लेता हूं कि ये सर्कल का जो रेडियस है ना, दोनों का रेडियस सेम ही होगा, इसको r मान लेते हैं। तो कितना एक्स्ट्रा एरिया पेंट करना है, इस सर्कल का एरिया प्लस ये सर्कल का एरिया, रेडियस r मान लिया हूं तो कह सकता हूं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यही एक्स्ट्रा एरिया पेंट करना है। और क्वेश्चन में मैं ये भी बोला हूं कि वो एक्स्ट्रा एरिया है 300 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। यहां से हम ये रेडियस r निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मुझे पता चल जा रहा है कि भाई
वो जो रेडियस है, ये जो सर्कल का रेडियस है जरूर 7 रहा होगा। तो इससे कैसे पता लगाएं कि भाई किस हाइट पे कोन को काटा गया था, यही तो निकालना है, किस हाइट पे कोन को काटा गया था, कैसे पता लगाओगे? तो इसके लिए अब मैं चाहता हूं कि तुम इस डायग्राम पे ध्यान दो। तो सबसे पहले मैं जो दो सॉलिड्स को काट के अलग किया था उनको जोड़ के वापस से एक ओरिजिनल कोन बना दे रहा हूं। अब दो ट्रायंगल्स पे ध्यान दो, कौन से वाले? एक है APQ और दूसरा ट्रायंगल जिस पे तुमको ध्यान देना है वो है ABC। यहां AB ओरिजिनल कोन का हाइट है और BC ओरिजिनल वाले कोन का रेडियस है। क्या तुमको नजर आ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स APQ और ABC सिमिलर है? क्यों सिमिलर है? क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। याद रखो, कोन को पैरेलल टू द बेस काटा गया था, तो BC पैरेलल टू PQ, जिसके कारण दिस एंगल C इक्वल टू एंगल Q। एंगल A यहां पे जो बन रहा है वो दोनों में कॉमन है। दो एंगल्स अगर दो ट्रायंगल में इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं कि इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फिक्स्ड रहेगा, सेम रहेगा। यानी AP बाई PQ शुड बी इक्वल टू AB बाई BC। इस बात को मैं लिखना चाहता हूं। अब मेरे को क्वेश्चन याद करके बताओ कि इन चारों लेंथ में से कितने हमें पता है? AP ये नहीं पता है, ठीक है, ये चीज अभी तक नहीं पता है, लेकिन PQ पता किए हैं, अभी जस्ट कैलकुलेट किए हैं। PQ का लेंथ है 7। BC क्या है? ओरिजिनल कोन का रेडियस है, क्वेश्चन में दिया गया है 14। AB कितना है? AB ओरिजिनल कोन का हाइट है, वो क्वेश्चन में दिया गया है 10। तो जो जो पता है इस इक्वेशन में भर देते हैं। तो AP का लेंथ निकल गया अब 5, यानी यहां से यहां का लंबाई है 5। टोटल हाइट था 10, AP है 5, तो BP कितना है? वो भी 5 है। यही तो निकालना था कि भाई किस हाइट पे कोन को काटा गया था। वो हाइट क्या है? वो हाइट है BP, और BP निकल के आ गया है 5, एंड दैट इज योर आंसर। द कोन मस्ट हैव बीन कट एट अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस so that the new two exposed solids will require 308 मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा पेंट। क्यों? क्योंकि उस हाइट पे काटने से दो ऐसे नए सर्कल एक्सपोज हो गए जिनका रेडियस था 7, इसलिए इंडिविजुअली उनका एरिया था 154 प्लस 154 308 मीटर स्क्वायर ज्यादा एरिया पेंट करना पड़ गया। सवाल में पहले ही बता दिया गया था कि 308 मीटर स्क्वायर ज्यादा एरिया लग गया है, तो वहां से बैक कैलकुलेट करके हमें यह पहुंचना था कि किस हाइट पे काटा गया था। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हो गया तो हाथ उठाओ, मैं देखूंगा कैसे, कमेंट करके बता दो। देखो इस क्वेश्चन में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने लायक है। ना केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने फ्रस्टम का कोई फॉर्मूला यूज किया है, हमने इनफैक्ट कोन का भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। पाई आर एल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कुछ भी यूज नहीं, कोन का कोई TSA LSA वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, खाली सिमिलैरिटीज यूज हुआ, एरिया ऑफ सर्कल यूज हुआ है ना। अब सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे नजरों में इस क्वेश्चन से थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। तो ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं एक शेप दे दिया हूं और उसका TSA और वॉल्यूम पूछ रहा हूं। कौन सा शेप है? स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड कैसा होता है? इमेजिन इजिप्ट के पिरामिड देखे होंगे। बस बात इतना सा है, मुझे याद नहीं है कि इजिप्ट वाला पिरामिड ट्रायंगुलर बेस्ड है या स्क्वायर बेस्ड है, यहां पर लेकिन स्क्वायर बेस्ड पिरामिड का क्वेश्चन है। तो बेस जो है वो स्क्वायर है और जो बाकी सारे फेसेस हैं ऊपर आके टॉप पे मिल जा रहे हैं, जैसे पिरामिड में होता है। ठीक है, हमें इसका TSA और वॉल्यूम निकालना है। हाँ, पिरामिड के बारे में भी मैं कुछ बताया हूं। नीचे जो स्क्वायर बेस है उसका साइड लेंथ 10 है और जो पिरामिड की ऊंचाई है, हाइट, वो है 5 यूनिट्स। यहां ध्यान देने वाला बात यह है कि ये जो पिरामिड का टॉप का हाइट है, ये मेजर कैसे करेंगे? इधर से ऐसे टेढ़ा जाके 5 नहीं मेजर होगा। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड द बेस, दैट डिस्टेंस इज 5। अगर ये पता है तो बताओ TSA क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा। दोनों चीज पता लगाना है, पहले खुद कर लो फिर मैं बताता हूं। देखो पहले हम लोग TSA निकालेंगे और मेरे हिसाब से TSA निकालना वॉल्यूम निकालने से थोड़ा सा ज्यादा आसान है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो किसी भी शेप का TSA जब भी निकालना होता है ना, तो एसेंशियली 3 स्टेप फॉलो करो। पहला स्टेप, जितने भी सरफेसेस हैं उस सॉलिड के उनको रिकॉग्नाइज कर लो पहले तो। फिर सेकंड स्टेप, उन सभी सरफेस का इंडिविजुअली एरिया निकाल लो और थर्ड स्टेप, उन सभी को ऐड कर दो, तब टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। स्टेप्स क्लियर है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स, इस पे अप्लाई करते हैं। अब इनके सारे सरफेस को पहले रिकॉग्नाइज करो, कितने सारे सरफेसेस हैं। तो भाई नीचे एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के चारों साइड के ऊपर बैठा अपना अपना एक ट्रायंगल है, यानी नीचे का एक स्क्वायर और साइड में बैठे 4 ट्रायंगल, टोटल में 5 सरफेसेस। अब
उन हर एक का एरिया मुझे निकालना पड़ेगा और सबको ऐड करना होगा। नीचे का स्क्वायर बेस का एरिया निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 10 इंटू 10, नीचे वाले स्क्वायर बेस का एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, यूनिट नहीं दिया हूं, मीटर मान लो, 100 मीटर स्क्वायर। साइड के जो ट्रायंगल्स बैठे हैं उनका एरिया क्या होगा, यह हमें ध्यान से सोचना पड़ेगा। यूजुअली हम लोग ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। क्या मुझे इन ट्रायंगल्स का, चलो ये वाला ट्रायंगल पे नजर देते हैं, ठीक है, ये साइड वाला, राइट साइड वाला, क्या इस ट्रायंगल का मुझे बेस या हाइट में से, दोनों में से कुछ भी पता है क्या? हाँ, तुम बोलोगे सर बेस का लेंथ पता है, ये पिरामिड के बेस पे बैठा है तो ये ट्रायंगल का बेस है, ये बेस लेंथ मुझे पता है। कितना है ये बेस लेंथ? वही जो स्क्वायर का एज है, यानी बेस लेंथ 10 है, ये मैं लिख भी देता हूं यहां पे। तो बेस लेंथ 10 है, लेकिन हाइट क्या है? देखो हाइट कितना है ये बोलने से पहले सबसे पहले तो उस हाइट को बना देते हैं। याद रखना हाइट जो है वो बेस के परपेंडिकुलर बनाया जाएगा और ट्रायंगल पे बनाया जाएगा। मैं हाइट बना के दिखा रहा हूं, बताना तुम समझ पा रहे हो कि नहीं कि वही हाइट होना चाहिए। देखो हाइट दिखने में कुछ ऐसा होगा, ये बात दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है? ये बना दिया हूं मैं ट्रायंगल का हाइट। ये जो हाइट है बिल्कुल बेस से परपेंडिकुलर है इस तरीके से, ठीक है। बट ये हाइट होगा कितना लंबा, ये कितना लंबा लाइन बनाया हूं, ये कैसे पता लगाएं? देखो ये पता लगाने के लिए ना मैं एक बहुत खास ट्रायंगल का यूज करूंगा। बहुत लोगों को नजर आ रहा होगा मैं क्या करने वाला हूं। मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देना चाहता हूं, जोड़ देते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। ये लो मैं जोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, कुछ पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ताकि इसके बारे में बात करना आसान हो जाए। ए ओ बी, ठीक है। बहुत ध्यान से सोच के बताओ ओ से बी का लंबाई कितना होगा। अब देखो क्योंकि ये 3D डायग्राम है, देख के ये लगता नहीं है कि ओ जो है वो ये स्क्वायर बेस के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है, लग नहीं रहा है कि वो स्क्वायर का सेंटर है, लेकिन है। तुम सोच के देखो, तुम पिरामिड के एकदम ऊपर चले गए अगर, ठीक है, और पिरामिड को टॉप से देखते हो, तो अगर तुमको उस पिरामिड के टॉप से एक लाइन गिराना हो उसके बेस पे, स्क्वायर बेस पे, तो वो स्क्वायर के सेंटर पे जाके गिरेगा ना। तो ये जो हाइट वाला लाइन बना हुआ है वो अगर पॉइंट ओ पे आके गिरता है तो पॉइंट ओ स्क्वायर बेस का सेंटर होगा और पॉइंट बी उस स्क्वायर के एज पे है। तो बताओ सेंटर से एज का, कोई भी स्क्वायर के सेंटर से एज का दूरी कितना होगा? भाई टोटल जो एज लेंथ है बिल्कुल उसका आधा होगा कि नहीं। इसलिए ओबी की लंबाई कितनी होगी? 5। लिख देता हूं, कहां गया पेन। ओबी कितना लंबा? 5 यूनिट लंबा। ट्रायंगल एओबी राइट एंगल्ड नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि भाई एओ अगर पिरामिड का हाइट था तो वो जरूर बेस पे परपेंडिकुलरली गिरा होगा, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे हाइट के लिए। और ओबी इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है, तो परपेंडिकुलर का लेंथ पता चल गया है, बेस का लेंथ पता चल गया है, तो हाइपोटेन्यूज पता चल जाएगा ना। एओबी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज का लेंथ कैसे निकालें, यहां कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जिससे पता चलता है कि भाई ए बी हो जाने वाला है 5√2। अब मुझे ट्रायंगल का हाइट पता है। अगर मुझे ट्रायंगल का हाइट पता है, मतलब ये साइड वाले ट्रायंगल का हाइट पता चल गया है, मेरे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो था वही तो मेरे इस साइड वाले ट्रायंगुलर फेस का हाइट है। अब ये हाइट पता चल गया है 5√2। हाइट पता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इस साइड ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा, और इस साइड ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही बाकी तीनों साइड ट्रायंगल का भी एरिया होगा। सिमेट्रिक शेप है ना भाई, तो निकाल लेते हैं। पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो बेसिकली एक एक ट्रायंगल का एरिया पता चल गया है 25√2, ठीक है। एक एक ट्रायंगल का एरिया पता चल गया तो टोटल सरफेस एरिया कैसे पता चलेगा? एक ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाइड विथ 4, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो हो जाएगा 100√2 प्लस नीचे वाले स्क्वायर का एरिया विच इज 100। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? TSA कितना आ गया भाई? 25√2 मल्टीप्लाइड विथ 4 प्लस 10 का स्क्वायर। ये था चारों ट्रायंगल का एरिया, ये था मेरे स्क्वायर बेस का एरिया। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरे पीछे लिख रहा हूं। 25
रूट 2 इंटू 4 100 रूट 2 प्लस, चाहो तो 100 कॉमन लिख के भी लिख सकते हो, ठीक है, 100 कॉमन रूट 2 प्लस 1 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स लिखा नहीं था, यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा मेरा आंसर। कट चुका है आंसर पूरी तरह, बट देख लो यही मेरा आंसर है। क्लियर? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? टीएसए सॉल्व हुआ, अभी तक वॉल्यूम नहीं निकला है, वॉल्यूम निकालेंगे, बट टीएसए समझ में आया है कि नहीं ये बताओ। अब टीएसए समझ में आ गया तो वॉल्यूम की तरफ बढ़े, वॉल्यूम निकालने में और मजा आएगा। कई लोग टीएसए निकाल लेते हैं, जब मैं क्लास में क्वेश्चन देता हूं तो कई लोग टीएसए निकाल लेते हैं लेकिन वॉल्यूम में अटक जाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो इसका वॉल्यूम भी निकाल पाते हैं। कैसे निकालोगे वॉल्यूम? हमें स्क्वायर बेस्ड पिरामिड के वॉल्यूम का तो कोई फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन तुम लोग तो ठहरे टॉपर, अपने लिए खुद फॉर्मूला बना लोगे। लेकिन फॉर्मूला बनाना भी इस पर्टिकुलर शेप के लिए उतना आसान नहीं है। क्यों? देखो, अगर मैं कॉमन शेप्स का बात करूं, जैसे ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में रेक्टेंगल स्टैक कर करके हम लोग उसका पूरा वॉल्यूम भर सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम एक एक रेक्टेंगल के एरिया को हाइट ऑफ द स्टैक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। इसलिए एक बेस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? L इंटू बी, उसको h हाइट तक मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम कितना आएगा? L इंटू बी इंटू एच, मतलब बेस एरिया इंटू हाइट। सिमिलरली अगर तुम सिलेंडर का केस देखोगे तो वहां पर भी ये एप्लीकेबल है। बताओ सिलेंडर को कौन सा शेप स्टैक कर करके बनाया जा सकता है? सर्कल्स को स्टैक कर करके बनाया जा सकता है ना? फिक्स्ड साइज का सर्कल को स्टैक करते चले गए तो तुमको जो टावर नजर आएगा वो एक सिलेंडर होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालें? बेस एरिया, यहां बेस एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया इनटू हाइट ऑफ द स्टैक, इसलिए पाई आर स्क्वायर विच इज द बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया इनटू हाइट करके हम वॉल्यूम का फॉर्मूला बना सकते हैं कई शेप्स के लिए। लेकिन कब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे? हम ऐसा तब नहीं कर पाएंगे जब मेरा जो 3D शेप है वो स्टैक करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि हमारे अभी के केस में, अगर तुम एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड को देखते हो तो माना कि उसका बेस तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकालना भी पता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, क्या मेरा स्क्वायर जिसको स्टैक करना था, क्या उसका साइज सेम रहता है कि ऊपर जाते जाते वो स्क्वायर छोटा होते चला जाता है? छोटा होते जाता है ना, टिप तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट उसका साइज खत्म ही हो जाता है। इसलिए मैं बेस वाले स्क्वायर का एरिया को सिंपली हाइट से मल्टीप्लाई करके ये नहीं बोल सकता हूं कि भाई यही है मेरे पिरामिड का वॉल्यूम। बेस एरिया इनटू हाइट does not work for a 3D shape which cannot be formed by stacking a 2D shape, stacking a fixed 2D shape. Square based pyramid cannot be formed by stacking a fixed 2D shape. इसलिए उसका वॉल्यूम इतना डायरेक्टली नहीं निकाल सकते या उसका फॉर्मूला इतना डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो किस तरीके से इसका वॉल्यूम निकाले? देखो, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड का वॉल्यूम समझाने के लिए ना मुझे तुम लोग की इमेजिनेशन का थोड़ा जरूरत पड़ेगा। हालांकि मैं डायग्राम्स बना के तुम्हारे इमेजिनेशन को हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन तुमको अपना इमेजिनेशन थोड़ा खोलना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि तुम इस स्क्वायर बेस्ड पिरामिड को एक बॉक्स के अंदर डाल दो। कैसे बॉक्स के अंदर? ऐसे बॉक्स के अंदर जिसका बेस भी एक स्क्वायर है, ठीक इतना ही बड़ा स्क्वायर है। डाल के दिखा दिया, एक बॉक्स के अंदर डाला हूं, इस बॉक्स का जो बेस है वो भी एक स्क्वायर है, 10 बाई 10 का स्क्वायर है। ठीक है, साइड में कोई जगह नहीं बचेगा, नीचे एकदम पूरी तरह फिट हो जाएगा। अब अभी तो सिर्फ एक ही स्क्वायर बेस्ड पिरामिड डाले है ना इस बॉक्स में, मैं चाहता हूं एक और डाल दो। कैसे डालो? इस स्क्वायर बेस्ड पिरामिड को उठाओ, उल्टा करो, ठीक है, अब उसका टॉप जो है वो नीचे है, नीचे लटकेगा, और अब ये वाले पिरामिड को ऊपर जाके लगा दो। दूसरा वाला पिरामिड कैसे डालना है बॉक्स में, ये समझ में आ रहा है ना? तो ऊपर जाके लगा दो। ऐसा करते करते तुमको क्या लगता है कि इस बॉक्स के अंदर कितने सारे ऐसे स्क्वायर बेस्ड पिरामिड फिट हो जाएंगे? अगर मैं कुछ लाइंस बनाया ना तो तुम्हारे लिए वो गिनना आसान हो जाएगा या समझना आसान हो जाएगा। मैं यहां बना दूंगा ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। शानदार। अब बताओ, अब शायद देखना और समझना तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। बताओ इस बॉक्स के अंदर कितने सारे ऐसे स्क्वायर बेस्ड पिरामिड फिट हो रहे हैं। या उल्टा, अगर तुमको एक क्यूब बनाना है जिक्सॉ पजल जैसा, जिसके एक एक पीस हैं ये स्क्वायर पिरामिड, तो बताओ कितने सारे स्क्वायर पिरामिड मिलके ये बॉक्स बना देंगे।
कई बार स्टूडेंट्स को लगता है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 4 स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, लेकिन वो गलत है। करेक्ट आंसर है 6। अगर तुम पहले ही 6 बोल रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बट कई बार साइकोलॉजिकली लोग को इसका लगता है आंसर होगा 4, शायद क्योंकि ये डायग्राम ऐसा दिखता है तो लगता है एक बार के लिए आंसर 4। मैं बहुत अच्छे से ये क्लियर करना चाहता हूं कि इसका आंसर 6 स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इस बॉक्स के अंदर कैसे फिट होंगे। देखो, हर स्क्वायर फेस से निकलेगा उसका अपना, उस फेस का अपना पिरामिड। हर स्क्वायर फेस, एक क्यूब के कितने स्क्वायर फेसेस होते हैं? 6। हर एक सरफेस पिरामिड का बेस बनेगा। यह समझने के लिए इस डायग्राम पे ध्यान दो। क्यूब का हर एक फेस एक पिरामिड का बेस है और उन सभी के पिरामिड जाके सेंटर में मिल जाएंगे। देखो, मैं जिक्सॉ को थोड़ा खोल के दिखा दिया, इसको धक्का देके फिट करूंगा तो मेरा क्यूब बन जाएगा, मतलब मेरा बॉक्स बन जाएगा। यह समझ में आ रहा है? सामने से 1, साइड से 2, ऊपर से 3, नीचे से 4, लेफ्ट साइड से 5 और पीछे से 6। तो अब ऐसा सोचने से हमारा फायदा क्या है? वॉल्यूम कैसे निकलेगा? अब तो शायद समझ में आ ही रहा होगा। बॉक्स का वॉल्यूम निकालना हमें आता है और हमें पता है कि ये बॉक्स 6 आइडेंटिकल पिरामिड्स को मिला के बना है। तो बताओ पिरामिड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बॉक्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 6। करेक्ट? तो एक बार पहले इस बॉक्स का वॉल्यूम सोच लेते हैं कितना होगा। ठीक है, बॉक्स का जो शेप है वो एक क्यूबॉइड है, क्यूब भी हो सकता है, बट पहले मान के चलते हैं कि ये क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड का हाइट कितना है? इस डायग्राम को देखो, क्लियरली समझ में आएगा कि क्यूबॉइड का हाइट कितना है। लेंथ और ब्रेथ तो दोनों 10 है। हाइट जो है वो नीचे वाला पिरामिड सेंटर तक पहुंच रहा है, ऊपर वाला पिरामिड ऊपर से सेंटर तक पहुंच रहा है। हर एक पिरामिड का इंडिविजुअली हाइट है 5, तो दोनों पिरामिड का मिला के हाइट कितना हो जाएगा? 10। और यही तो मेरे क्यूबॉइड का हाइट है, तो इस क्यूबॉइड का हाइट हो गया 10। तो जैसे ही ये समझ में आया तो हम लोग को ये भी समझ में आ जाए कि भाई ये क्यूबॉइड एक क्यूब है ना? एक स्पेशल केस चल रहा है, ये क्यूब है। तो बताओ इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? इस क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि होता है 1000। 1000 इज द वॉल्यूम ऑफ द इंटायर क्यूब। तो बताओ एक पिरामिड का वॉल्यूम कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाई 6, विच इज 500 डिवाइडेड बाई 3। समझ में आ रहा है? यहां थोड़ा सा लिख देते हैं मामला को। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल के आया 10 क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकल के आएगा 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 6, विच इज 500 बाई 3 मीटर क्यूब। यूनिट्स नहीं लिखा, मीटर मान लेते हैं। देख लो, समझ में आ रहा है? देखो, यहां पे एक और बात ध्यान देना जरूरी है कि इस क्वेश्चन में तो मैं स्क्वायर बेस्ड पिरामिड बोला हूं, ठीक है, और हाइट भी एकदम इस एज लेंथ का आधा दिया था, बट ये सब होना जरूरी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि मेरा जो बॉक्स है वो क्यूब ही बने, मेरा बेस रेक्टेंगुलर भी हो सकता था और हाइट भी चाहो जितना चाहो उतना हो सकता था। बस बात यह है कि फिर मेरा बॉक्स क्यूब की जगह क्यूबॉइड बनता। फिट अभी भी 6 आइडेंटिकल पिरामिड्स ही होते, 6 आइडेंटिकल पिरामिड्स मिलके उस क्यूबॉइड को बनाते। तो फिर हम लोग क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते, फिर उस वॉल्यूम को 6 से डिवाइड करते, तो मुझे मेरे रेक्टेंगुलर बेस्ड पिरामिड का वॉल्यूम पता चल जाता है ना। एक बार अगर इसको जनरल में सोचें, अगर ये मेरा पिरामिड है, ये साइड है L, वो साइड है B, पिरामिड का हाइट है H। सबसे पहले सोचो कि जिस बक्से में इन 6 पिरामिड्स को डालेंगे उस बक्से का हाइट क्या होगा? तो पूरे क्यूबॉइड का हाइट पिरामिड का हाइट का डबल होगा, क्योंकि 2 पिरामिड हाइट में फिट होंगे, है ना। एक सीधा रखा हुआ, एक उल्टा के रखा हुआ। तो इस पूरे बॉक्स का हाइट कितना हो जाएगा? H प्लस H 2H। तो यानी ये जो हाइट है वो है 2H। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? L इंटू B इंटू 2H, है ना। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या हो जाएगा? 1/6 ऑफ 2LBH, क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 2LBH। तो इससे आंसर क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1/3 LBH। यहां LBH क्या है? पिरामिड्स के डायमेंशन है, पिरामिड के बेस के 2 साइड्स है L और B, और पिरामिड कितना ऊंचा है वो है H। तो ये देखो, हम लोग अब पिरामिड के वॉल्यूम के फॉर्मूला को इन्वेंट कर लिए हैं। इन्वेंट तो नहीं बोलूंगा, डिस्कवर कर लिए हैं। हम लोग पहली बार थोड़ी निकाले होंगे। क्लियर? मजा आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन कितने लोग कर लिए थे बताओ? कितने लोग सेकंड क्वेश्चन खुद से कर लिए थे मेरे बताने से पहले? टीएसए तो बहुत लोग कर लिए होंगे, टीएसए आसान था।
वॉल्यूम भी कर लियो तो वो भी कमेंट में लिखना। अब ऐसा नहीं कमेंट में सारा आंसर लिख दिए, मेरे देखने के बाद बोल रहे हो मेरे को पांचों पे पांचों मिल गया था। ऑनेस्टली बताना है। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़े तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में तुमको मजा आएगा क्योंकि यहां पर दो प्राणी हैं हमारे, चींटी और मक्खी। कहानी ये है, चींटी और मक्खी जो है ये रूम के एक टॉप कॉर्नर में है, ठीक है। तुम भी एक कोई क्यूबिकल रूम में होंगे, उसका एक टॉप कॉर्नर पकड़ लो, दोनों वहीं बैठे हैं, ठीक है, यहां पर बैठे हैं, और दोनों को जाना है फ्लोर के बॉटम कॉर्नर पे, ऑपोजिट कॉर्नर में, ठीक है, कोई दूसरा वाला कॉर्नर नहीं, ऑपोजिट कॉर्नर में पहुंचना है दोनों को। तो सवाल ये है कि अगर मुझे पता है कि इस रूम का साइड लेंथ क्या है, साइड लेंथ कितना दिया मैं 6 फीट, 6 फीट अगर साइड लेंथ है, और क्यूबिकल रूम है, हाँ क्यूबॉइड नहीं है, 6 फीट तो सारे साइड लेंथ 6 फीट है, तो बताओ चींटी को मक्खी से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा। और जाहिर सा बात है किसी भी इंसान को और जानवर को एनर्जी वेस्ट करना तो पसंद नहीं है, इसीलिए दोनों मक्खी और चींटी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेने वाले हैं, ठीक है। तो अगर दोनों शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेते हैं, अपने अपने एबिलिटी के अनुसार शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेते हैं, तो दोनों के पाथ के लेंथ में फर्क कितना का आएगा। अब बताओ किसका पाथ ज्यादा लंबा होगा। भाई मक्खी को तो भगवान पंख दिया है तो वो उड़ सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है उड़ते हुए। तो ऐसा थोड़ी है कि मक्खी चल चल के दीवार से रेंगते रेंगते पहुंचेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा तो चींटी करेगा। मक्खी तो उड़ के सीधा एक स्ट्रेट लाइन से टॉप कॉर्नर से बॉटम कॉर्नर उड़ते हुए चला जाएगा, और जो सच में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है बिटवीन द 2 पॉइंट्स वो वाला पाथ पकड़ के चला जाएगा। बट एंट को तो भगवान कुछ उड़ने वाला चींटी भी होता है, तुम लोग कमेंट में बोलोगे ये वैसा चींटी नहीं है, ठीक है, ये अपना दीवार पकड़ के आएगा, ठीक। तो जाहिर सा बात है कि चींटी को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना, मतलब चींटी का पाथ लेंथ ज्यादा लंबा रहेगा। सवाल पूछ रहा है कितना और लंबा, कितना ज्यादा लंबा रहेगा मेरे मक्खी के पाथ लेंथ से, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। अब अपना टाइम ले लो, सोच लो। पहले तो पाथ सोचना जरूरी है। दोनों एनिमल का पाथ, दोनों क्या है, ये इंसेक्ट है, दोनों इंसेक्ट का पाथ इमेजिन करो क्या होगा। शॉर्टेस्ट पाथ उनके एबिलिटीज के अनुसार, एक उड़ सकता है एक चल सकता है, और फिर देखो कि उन दोनों पाथ लेंथ में डिफरेंस कितने का है। सोच लिए, कर लिए, अब मैं करूं, ठीक है भाई। तो हो सकता है तुमको ये क्वेश्चन बाकी पिछले दोनों क्वेश्चन से ज्यादा आसान लगे और आंसर भी निकल गया होगा, लेकिन ये बता दूं मेरे एक्सपीरियंस में जब भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन दिया है, अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनका आंसर सही था, उनका आंसर गलत ही होता है, ठीक है। तो तुम देखो कि तुम सही किए हो कि। सबसे पहले मैं जो दोनों इंसेक्ट्स है उनके पाथ को बना देना चाहता हूं, फिर बाद में उसका लेंथ निकाल लूंगा। पहले पाथ रिकॉग्नाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मक्खी का पाथ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उड़ते हुए वो टॉप कॉर्नर से बॉटम कॉर्नर एकदम स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जो क्यूब का बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल मतलब समझते हो तुम लोग, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ठीक है, ये क्यूब के बॉडी के अंदर से होते हुए आते हैं। क्यूब के सेंटर मतलब ये जो रूम है उसके जो सेंटर है उधर टॉप कॉर्नर से सेंटर पे आते हुए काटते हुए जमीन पे जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे मक्खी का पाथ। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इस पे आएंगे, कई लोगों को ये आता होगा, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा, कैसे निकालेंगे उस पे आते हैं। लेकिन अब हम लोग चींटी के पाथ के बारे में सोचते हैं। मैं मिटा देता हूं मक्खी का पाथ, ठीक है, चींटी के पाथ के बारे में सोचते हैं। चींटी क्या रास्ता पकड़ के आएगा कि वो यहां तक सबसे कम डिस्टेंस में पहुंच जाए। अब देखो ये सब मत बोलने लग जाना कि सर वो आधा चल के आएगा कहीं, फिर ऐसे दीवार से छोड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, जमीन पे सीधा, अब चींटी तो हल्का है मरेगा नहीं, फिर बचा हुआ चल के आ जाएगा। भाई वो दीवार पकड़ के ही आएगा, ठीक है, ये कंडीशन है। ज्यादा दिमाग नहीं लगा लेना, ज्यादा ही रियलिस्टिक नहीं, हाँ डायग्राम रियलिस्टिक बना रहा हूं तो ज्यादा भी रियलिस्टिक मत हो जाना, ठीक है। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, मेरे एक्सपीरियंस से बच्चे जो जो पाथ सोचते हैं चींटी के बारे में, पहले मैं वो बना के तुमको दिखाना चाहता हूं। देखो तुम कुछ सोचे थे क्या इनमें से। पहले तो एक गंदा पाथ दिखा के बना के दिखाता हूं जो कभी कोई सोचता नहीं है। क्या होगा अगर चींटी पूरा दुनिया घूम के मजा करके, ठीक है, आ जाए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि उसको सबसे छोटे पाथ को लेना है, ठीक है। तो पहले तो तुमको यह समझना चाहिए कि ऐसे कर्व्ड नहीं चलेगा, चींटी चलेगा स्ट्रेट लाइन में। कर्व पाथ बिकम्स लॉन्गर देन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो बनाऊंगा तो मैं स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब मैं एक पाथ बना रहा हूं, अक्सर बच्चे ये पाथ नहीं बोलते हैं क्योंकि गलत है, फिर भी बना के एक बार दिखा देता हूं, तुम सबको ये समझ में आता है ना कि ये वाला जो पाथ है, ये पाथ सबसे छोटा पाथ नहीं है। देखो इस पाथ का लंबाई कितना है,
क्यूब का जो साइड लेंथ है वो है 6a मान लेते हैं अभी के लिए, a अगर है तो a प्लस a 3a। ये पाथ समझ पा रहे हो ना? खाली एज को पकड़ के चल रहा है जब चीटी, सारे रूम के एज को पकड़ के चलेगा, 3 एज कवर करने के बाद वो अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे में एज लेंथ इंटू 3 ये उसका पाथ लेंथ हो जाएगा। अपने क्वेश्चन के अनुसार वो 18 मीटर हो जाएगा। क्या ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ है? अगर नहीं है तो चलो एक ऐसा पाथ लेंथ ढूंढते हैं जो कम से कम इससे तो छोटा है। मान लो चीटी चलता है ऐसे, पहले सीलिंग पे ही चला, सीलिंग पे जिस कॉर्नर पे वो सीलिंग पे था उससे ऑपोजिट कॉर्नर पे चला गया, सीलिंग के बीचों बीच से, सीलिंग के डायगोनल को पकड़ के, और फिर उस सीलिंग के दूसरे कोने पे पहुंच के ठीक उस एज को पकड़ के नीचे आ गया। इस तरीके से पाथ समझ पाए? पाथ समझना जरूरी है। क्या ये पाथ पिछले वाले पाथ से ज्यादा छोटा है? भाई ऊपर जो सीलिंग पे बैठा ट्रायंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि सीलिंग के कोने पे तो भाई राइट एंगल ही बनेगा ना, ये तो एक राइट एंगल है। मुझे पता है ये लेंथ है 6, ये लेंथ है 6, तो बताओ ये लेंथ क्या होगा? 6√2, पाइथागोरस थ्योरम करके नहीं दिखा रहा हूं, 6√2 होगा। तो ये हो गया 6√2 और ये वाला लेंथ हो गया 6, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? यहां से यहां तक 6√2, यहां से यहां तक 6, टोटल में 6√2 + 6। ठीक है, क्या यही मेरा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है चीटी के लिए? कई लोग इसी को आंसर कहते हैं, ये मैं बता दूं, मोस्ट स्टूडेंट्स ये आंसर सबमिट कर देते हैं, लेकिन ये आंसर भी गलत है। ये आंसर क्यों गलत है, इस चीज पे आने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग इसका एक रफ वैल्यू निकाल लें मीटर्स में कि ये पाथ कितना लंबा है, ताकि बाद में मैं जब इससे भी छोटा पाथ दिखाऊं तो हम लोग वैल्यूज कंपेयर कर पाए। ठीक है, तो 6√2 + 6 कितना हो जाएगा? तो ये केस हम लोग यहां लिख के रखते हैं, 6√2 + 6। इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ये अप्रोक्सीमेटली है 14.484। तो ये पाथ का जो लंबाई है वो मैं नोट करके रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा आर्ग्यूमेंट है कि ये भी सही आंसर नहीं है, तो इससे छोटा लेंथ मैं तुमको बना के दिखाऊंगा। एक छोटा सा क्यूबिकल बॉक्स ले लो, बॉक्स के एक टॉप कॉर्नर में सच में एक चीटी को लेके रख दो, सच में एक चीटी लाके रख दो, और बॉक्स के बॉटम कॉर्नर में कुछ खाना रख दो। ठीक है, हो सकता है शुरू में चीटी को खाना ढूंढने के लिए इधर उधर कुछ भी पाथ ले ले, लेकिन एक बार वो खाना तक पहुंच गई, उसके बाद तुम चीटी को उठा के वापस से टॉप कॉर्नर में रखोगे ना, तो तुम देख लेना, मैं ये गारंटी कर रहा हूं, वो एक शॉर्टेस्ट पाथ लेके ही जाएगी। हम इंसान होके अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, चीटियों के जो पाथ होते हैं ना वो सच में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो एक्चुअली हमारे सोच से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उन्हें बिना मैथ्स का कोई ज्ञान हुए भी सबसे ऑप्टिमल पाथ लेना आता है, और ये मैं मजाक का बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में एक चीटी ही लिया हूं। चीटी जो पाथ लेती है ना उसको कई मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, क्योंकि कई बार चीटी के पाथ को देखते हुए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, ट्रैफिक सिस्टम्स का डिजाइन बनाया जाता है। ठीक है, तो कम मत समझना चीटी को, लेकिन ऑब्वियसली अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम एक चीटी पकड़ के लाओ। ठीक है, हम लोग तो मैथमेटिकली अपना, भगवान हम लोग को भी कम दिमाग नहीं दिया है, तो हम लोग थोड़ा उसको लगाएंगे। देखो, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर एकदम रिगरस मैथ्स लगा के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं पाथ बना के दिखा देना चाहता हूं, जो कि सबसे छोटा होने वाला है। ठीक है, उसका वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा कि वो इस वैल्यू से भी छोटा है। फिर बात करेंगे कि हम लोग कैसे सोचते हैं कि यही सबसे छोटा पाथ होगा, और कॉमन सेंस और मैथ्स कैसे बोलता है कि यही सबसे छोटा पाथ है। ठीक है, जो पाथ सबसे छोटा है वो दिखेगा कैसा? ये है वो पाथ। ये पाथ को समझा देता हूं पहले। सबसे पहले चीटी सीलिंग पे ही चल चल के जाएगा, ठीक है, बट ऑपोजिट कॉर्नर नहीं चला जाएगा पिछले बार की तरह, वो ऑपोजिट वाले एज के मिड पॉइंट पे जाएगा, सीलिंग पे ही। ठीक है, फिर वहां पहुंच के वो दीवार पकड़ के नीचे जाएगा, किसी एज पे नहीं ट्रैवल कर रहा है, हाँ फेस पे ट्रैवल कर रहा है, ऊपर भी फेस पे ट्रैवल किया था, इधर भी फेस पे ही ट्रैवल कर रहा है, इस पॉइंट से सीधा मेरे एंड पॉइंट तक आ जाएगा, और यही पाथ सबसे छोटा होगा। इसका लेंथ पहले कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं वो इससे छोटा है कि नहीं। कई लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये ज्यादा छोटा होगा ही, फिर भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। सबसे पहला बात, ये लेंथ है 6,
और ये लेंथ कितना होगा, देखो ये मिड पॉइंट है ऑपोजिट एज का, कोई रैंडम पॉइंट नहीं है, तो ये लेंथ होगा 3। तो 6 और 3 वाला राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालना है पहले। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 प्लस 9 45, ये लंबाई हो जाएगा √45 जो कि होता है 3√5। और ये वाला लंबाई बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगा, ये 3 है ये 6 है, तो ये भी हो जाएगा 3√5। 3√5 प्लस 3√5 कितना हो गया, 6√5। यानी ये पाथ है 6√5 मीटर लंबा। 6√5 वैल्यू कितना हो जाता है, कैलकुलेटर लगा के कैलकुलेट कर लूंगा। 6√5, 6√5 कैसे निकालूं समझ में आया ना, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, पहले इधर पाइथागोरस थ्योरम फिर इधर पाइथागोरस थ्योरम, वहां से निकल गया है 6√5। 6√5 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेटर तगड़ा, 13.416 मीटर हो गया ना, पिछले बार से थोड़ा और छोटा। ऑब्वियसली एकदम जो पहले सोचे थे अपने 6 6 6 18 तो एकदम शर्मनाक पाथ हो जाएगा चीटी के लिए। तो अब देखो वैल्यू वाइज तो मैं तुम लोग को ये साबित कर दिया हूं, जिन्होंने भी सोचा था कि भाई पहले वो डायगोनली जाएगा फिर एज लेंथ पे जाएगा, कि तुम्हारे आंसर से ज्यादा छोटा मेरा आंसर है। ठीक है, 6√5 इज इन फैक्ट शॉर्टर देन एवरी अदर आइडियाज वी हैव हैड सो फार, करेक्ट। लेकिन इस बात का प्रूफ क्या है कि यही सबसे छोटा पाथ है। कैसे पता कि इससे भी ज्यादा छोटा पाथ पॉसिबल नहीं है, कैसे पता चलेगा ये चीज, इसको सोचने के कई तरीके हैं। मैं 2 तरीकों का बात करूंगा, तुम भी अपने से कुछ तरीका सोच लेते हो तो फिर कमेंट से बताना प्रूफ इस बात का, ठीक है, कि यही शॉर्टेस्ट पाथ है। पहला कॉमन सेंस का तरीका, देखो जब भी तुम ट्रैवल करना शुरू कर रहे हो, अपने आप को चीटी समझ लो, जब भी तुम ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हारा गोल है इस एंड पॉइंट पे पहुंचना, अगर हो सके तो हर समय तुमको एंड पॉइंट के तरफ ही मूव करना चाहिए, एंड पॉइंट के तरफ। हां, अब तुम मक्खी के जितने भाग्यशाली तो हो नहीं कि तुम उड़ के ट्रैवल करोगे, क्योंकि अगर तुम उड़ पाते तो तुम एग्जैक्टली पूरा टाइम एंड पॉइंट की तरफ ही चले जाते, है ना। इसीलिए तो मक्खी का पास सबसे शॉर्ट है, चींटी से भी ज्यादा शॉर्ट है। लेकिन अगर तुमको सरफेस पकड़ के चलना है तो तुम बेस्ट क्या कर सकते हो, जब तुम ये पाथ पकड़ के चलते हो तो तुम पूरे दौरान इस पॉइंट के तरफ चलने का काम कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम शुरू करके इधर जा रहे हो तो ये बात थोड़ा अटपटा नहीं है, जाना तो तुमको यहां था, तुम क्यों इधर की तरफ जाओगे जब तुम पूरे टाइम ही तुम इस सरफेस को यूज करो ना, एज लेंथ पे जाने बोला कौन है, तुम ये पाथ पकड़ोगे तो तुम पूरे टाइम थोड़ा थोड़ा करके इस एंड पॉइंट की तरफ ही बढ़ रहे थे, यहां आ गए फिर भी तुम एंड पॉइंट की तरफ बढ़ते रहे। ये बात समझ में आ रहा है। इस पाथ को लेते वक्त कभी भी तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कोई और पाथ ले लेता हूं वो ज्यादा छोटा होगा। ये पाथ में सबसे कम भटक है, डेविएशन सबसे कम है। ठीक है, हम अपने गोल को दिमाग में रखते हुए पूरे टाइम मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये पाथ ही सबसे छोटा होगा। लेकिन कई लोगों को इस बात से संतुष्टि नहीं होगा, है ना, या नहीं समझ में आ रहा होगा क्यों सर यही सबसे छोटा क्यों होगा, मैथमेटिकली नहीं समझ में आ रहा। कोई यूक्लिड्स के डिसेंडेंट होंगे जो बोलेंगे कि सर हमको तो प्रूफ दो, मैथमेटिकल प्रूफ दो। भले हम मान भी लेंगे लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दोगे। तो तुम सभी के लिए मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूं कि यही वाला पाथ, मैथमेटिकली प्रूफ कि यही पाथ सबसे छोटा है, क्योंकि मेरे को खुद भी संतुष्टि नहीं होता जब तक मैथमेटिकल प्रूफ नहीं देख लूं या नहीं दे दूं। ठीक है, देखो मैथमेटिकली ये प्रूफ करने के लिए कि यही पाथ सबसे छोटा है, हम लोग इस क्यूब को खोल देते हैं। देखो अगर तुम किसी मिठाई के दुकान में गए होगे तो देखोगे कि मिठाई के जो डब्बे होते हैं, जरूरी नहीं है क्यूब होते हैं, क्यूबॉइडल भी होते हैं, वो पहले खुले हुए रहते हैं। ठीक है, अनपैक्ड रहते हैं, उसको मोड़ मोड़ के सारे साइड्स को फोल्ड करके एक डब्बा बना देते हैं। तो मैं चाहता हूं तुम इस क्यूब को एक मिठाई के डब्बे की तरह देखो और इसको अनफोल्ड करके इसके सारे फेसेस को खोल दो। ठीक है, सारे फेसेस को खोल दो, खोलना शुरू करें। अब देखो मैं जैसे खोल रहा हूं उसी तरीके से इमेजिन करना खोलना, ताकि हम लोग सब सेम चीज सोचते रहे। सबसे पहले बॉक्स का साइड 1 को खोल के राइट की तरफ गिरा दो, ये देखो गिरा के यहां रख दिया। फिर साइड 3 लेफ्ट साइड को लेफ्ट की तरफ गिरा दो, ये देखो गिरा के यहां पड़ा हुआ है वो। साइड 2 को धक्का मार के पीछे की तरफ गिरा दो, ये देखो ये पीछे की तरफ गिरा हुआ है। अब सामने वाले साइड को मैं साइड 4 कह रहा हूं, साइड 4 को सामने की तरफ गिराओ। ठीक है, वो दिखेगा, वो तुमको यहां दिख रहा है, साइड 4 सामने की तरफ गिरा है, लेकिन टॉप है वो साइड 4 से जुड़ा हुआ था, वो काटे नहीं है हम। ठीक है,
वो अभी भी सामने वाले फेस से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जब साइड 4 को गिराते हो तो टॉप उससे अभी भी चिपका हुआ है। हाँ, टॉप पहले ऐसे था, वो भी ऐसे हो गया, लेकिन ये रहा साइड 4 और टॉप। ये समझ में आ रहा है ये डायग्राम कि कैसे हम क्यूब के डब्बे को खोल रहे हैं। खोलेंगे तो हमें सारे 6 के 6 जो स्क्वायर फेसेस है ना और अच्छे से दिखाई देंगे। ऐसा करते वक्त हमारा ये जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट था वो कहां कहां गया ये भी ध्यान रखना। देखो ये स्टार्ट पॉइंट टॉप के एक कोने में था, टॉप थोड़ा ऐसे खोल दिए हैं तो देखो वो कोना ये रहा। मेरा एंडिंग पॉइंट कहां है, वो बॉटम के एक कोने में, तो ये रहा बॉटम उसके एक कोने में। स्क्रीन में दिख नहीं रहा तो समझ लेना, नीचे में एक कोने में है, ये देखो दिख रहा है ना, कोने में है। क्लियर? अब मैं चाहता हूं कि ये जो हम डब्बे को खोले हैं उसको पूरा फैला के चपटा दो जमीन पे, मेक इट लेट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ठीक? तब वो दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है? जो साइड 2 उधर फेंके थे वो ये रहा, साइड 1 जो राइट पे गिराए थे ये रहा, साइड 3 लेफ्ट पे ये रहा, साइड 4 ये रहा, बट उसके ऊपर एक टॉप भी कनेक्टेड था, तो साइड 4 के बाद फोल्ड गिरेगा टॉप का। अगर यहां से यहां जाते वक्त ये डायग्राम देखोगे तो और इजीली समझ में आएगा भाई। साइड 4 गिरा, फिर उसके आगे टॉप भी गिरा। ठीक? अब पॉइंट एस और पॉइंट ई यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट किधर है? स्टार्टिंग पॉइंट टॉप के कोने में है, वो यहां है टॉप के कोने में, और एंडिंग पॉइंट बॉटम के कोने में है, ये रहा बॉटम, उसके ये राइट वाले कोने पे है। अब देखो चीटी का काम बड़ा आसान है कि नहीं? चीटी तो कर ही लेता, अब हमारे लिए काम आसान है। एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट, ये 2 पॉइंट फ्लैट ग्राउंड पे है। सबसे छोटा पाथ कौन सा है यहां से यहां जाने का? इसको जोड़ता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बना दो। समझ में आ रहा है? और इसका लेंथ निकाल लो तो चीटी का पाथ कितना लंबा होगा समझ में आ जाएगा। वही होगा जो मैं कैलकुलेशन किया था। ये लेंथ है 6, ये लेंथ है 6, यानी ये पूरा लेंथ होगा 12, ये लेंथ है 6, तो 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी 144 प्लस 36 यानी 180। 180 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 6√5। 6√5 ही मैं आंसर बोला था कि नहीं? 6√5। कैसा लग रहा है? अब मान लिया ना यही बात। अच्छा ये भी देख लो कि मैं जो पाथ बनाया था और ये जो पाथ है वो सेम ही है ना, सेम ही है कि नहीं? अब इस बॉक्स को वापस फोल्ड करना शुरू करते हैं। ये लाइन बना देने के बाद, मार्कर से ये लाइन बना दी डब्बे पे, अब डब्बे को वापस फोल्ड करते हैं। तो जब तुम थोड़ा सा फोल्ड कर लोगे, पहले देखो ये वाला लाइन, या चलो स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं, ये वाला लाइन यहां इस डायग्राम में किधर नजर आए? तो अपना लाइन स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रहा है और ऑपोजिट एज के मिड पॉइंट तक जा रहा है, तो यहां पे वो लाइन बनाऊं तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है ना? ऐसा दिखेगा। और उसके बाद उस पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाता हुआ स्ट्रेट लाइन, ये रहा। तो अब देख लो चीटी का पाथ धीरे धीरे बॉक्स के ऊपर कैसा होगा वो समझ में आ रहा है? अब पूरा बंद कर देते हैं अगर डब्बे को, तो ये पाथ कैसा दिखेगा? तो पाथ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ऐसा। इसी को मैं अपना पाथ यहां पर सबसे शुरू में दिखाया था। हो गया प्रूफ? तो अब हमें बी और एंट दोनों का ही शॉर्टेस्ट पाथ पता है, प्रूफ के साथ पता है, और क्वेश्चन में फाइनली हम लोग को दोनों के पाथ के लेंथ का डिफरेंस निकालना है। चीटी का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो हम कैलकुलेट करके बैठे हैं 6√5। बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का बड़ा आसान है। ठीक है? बी का ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। कई लोगों को डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड या डायगोनल ऑफ अ क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, जिनको नहीं पता है, ठीक है, पहले तो ये याद कर लो बी का पाथ कैसा था। यहां टॉप कॉर्नर से शुरू करके बॉटम कॉर्नर तक स्ट्रेट एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन को हम बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं, क्यूब का बॉडी डायगोनल। देखो 2 टाइप के डायगोनल होते हैं, एक फेस डायगोनल, जैसे मान लो जमीन के 2 ऑपोजिट कॉर्नर को अगर हम जोड़ें तो जमीन पे चलता हुआ एक डायगोनल होगा, वो है फेस डायगोनल। लेकिन अगर हम सीलिंग के कॉर्नर को फ्लोर के ऑपोजिट कॉर्नर से जोड़े, जो हमारा केस है बी का पाथ, तो वो लाइन एक बॉडी डायगोनल होगा। बॉडी डायगोनल का लेंथ कैसे निकाले? उतना ही लंबा अपना बी का पाथ है, वो निकाल लेंगे, तो एंट का पाथ लेंथ माइनस बी का पाथ लेंथ हमें डिफरेंस बता देगा कि कितना एंट को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। करेक्ट? तो ये बॉडी डायगोनल का लंबाई कैसे निकालें? उसको निकालने के लिए हम लोग एसेंशियली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं क्यूब के जितने भी वर्टिसेस है ना, 8 वर्टिसेस है, कॉर्नर्स बोल लो, 3D शेप है तो कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर को नाम दे। सामने वाले जो 4 कॉर्नर्स हैं उनको मैं ए बी सी डी कह रहा हूं, पीछे वाले को ई एफ जी एच कह रहा हूं। मुझे कौन सा वाला लाइन सेगमेंट का लेंथ निकालना है?
ई सी, ये देख पा रहे हो, पीछे वाला टॉप कॉर्नर ई, सामने वाला बॉटम राइट कॉर्नर है ना, पीछे वाला टॉप लेफ्ट, सामने वाला टॉप राइट को कनेक्ट करता कौन है, ई सी। ई सी का लेंथ निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, तो मैं चाहता हूं कि तुम ट्रायंगल ई एफ सी पे ध्यान दो, ट्रायंगल ई एफ सी पे ध्यान दो। ट्रायंगल ई एफ सी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है या नहीं है? कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ट्रायंगल ई एफ सी राइट एंगल्ड है, क्योंकि देख के इस 2D स्क्रीन में, 2D डायग्राम में तो लग नहीं रहा है कि ये एंगल राइट एंगल है, लेकिन 3D में सोचो भाई, अब तुमको क्या ये नजर आ रहा है कि ये ट्रायंगल जो है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये रूम के बीचों बीच खड़ा एक ट्रायंगल है, जहां यहां 90 डिग्री बन रहा है। बना देता हूं 90 डिग्री, तो शायद फील से ज्यादा आ जाए। इधर 90 डिग्री है, तो यानी कि ई एफ सी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे ईसी का लेंथ निकालना है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, ईसी का लेंथ निकालना। तो मैं शुरू पाइथागोरस थ्योरम लिख के करूंगा कि भाई ईसी का जो स्क्वायर है वो ईएफ का स्क्वायर प्लस एफसी का स्क्वायर है। देखो मैं इसलिए पहचान पा रहा हूं कि ईसी मेरा हाइपोटेन्यूज है क्योंकि वो 90 डिग्री के ऑपोजिट बैठा साइड है, वही हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला। तो ईसी स्क्वायर इक्वल टू ईएफ स्क्वायर प्लस एफसी स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब मैं चाहता हूं तुम एक और ट्रायंगल पे ध्यान दो, ट्रायंगल एफबीसी भी राइट एंगल्ड है। ये ट्रायंगल जमीन पे बैठा हुआ है, ये नजर आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल जमीन पे बैठा हुआ है, और जमीन के इस कोने में देखो, ये आखिरकार जमीन के दो नीचे वाले एज ही तो हैं, बी एफ और बी सी आखिरकार जमीन पे बैठे दो एज हैं, और एज 90 डिग्री पे ही तो मिलते हैं एक फ्लोर पे, अगर फ्लोर स्क्वायर हो तो। इसीलिए एफ बी सी राइट एंगल्ड हो गया, एफ सी एक फेस डायगोनल है। अब ये लेंथ हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से वापस से। क्या कह सकता हूं, बी एफ स्क्वायर, यहां लिखा भी हूं, बी एफ स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू एफ सी स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। इससे हमारा क्या फायदा है, अब ये जो एफ सी स्क्वायर का वैल्यू है ना, ये वाला जो एफ सी स्क्वायर का वैल्यू है, इसको मैं डाल दूंगा अपने इस वाले ट्रायंगल के पाइथागोरस इक्वेशन में, जिसको हम लिख के बैठे हैं, ई सी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। ये एफ सी स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा बी एफ स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से। ये इक्वेशन बड़े ध्यान से देखो, ये निकालना है, बॉडी डायगोनल का लेंथ निकालना है। ये तीनों है कौन, ये तीनों इस क्यूब के साइड्स ही तो हैं, ई एफ बी सी। ध्यान से देखो, तीनों लोग ई एफ बी एफ और बी सी तीनों क्यूब के साइड है। अगर मैं ए बोल दूं उनको, वैसे मुझे क्यूब का साइड पता है 6 मीटर है, अगर ए बोल दूं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, यानी ई सी √3a आ जाएगा। इसको तुम याद भी रख सकते हो कि भाई कोई भी क्यूब जिसका साइड ए है उसके डायगोनल का लेंथ होता है √3a। यहां ए का वैल्यू 6 है, तो ईसी की लंबाई है ई 6√3 मीटर। तो अब मुझे बी का पाथ लेंथ पता है, चीटी का पाथ लेंथ पता है। बी कहां से हो गया, फ्लाई था ना, जो भी, मक्खी के पाथ का लेंथ पता है, चीटी के पाथ का लेंथ पता है। दोनों का डिफरेंस ही निकालना है अब, चीटी का लेंथ माइनस बी का लेंथ, दोनों का डिफरेंस बस सब्ट्रैक्ट करके निकल जाएगा। चीटी का पाथ लेंथ निकाले थे 6√5, फ्लाई का पाथ लेंथ निकला 6√3, दोनों का डिफरेंस, हाँ चाहो तो 6 कॉमन लिख के दिखा सकते हो, चाहो तो कैलकुलेटर से डेसिमल में निकाल भी सकते हो आंसर क्या आएगा, लेकिन क्लियरली दिख रहा है 6√5 ज्यादा लंबा है ना। तो इन दोनों के डिफरेंस बताएगा कि चीटी को कितना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा है। ओके, थर्ड क्वेश्चन सही किए थे कि नहीं किए थे? किए हो तो भाई बहुत बढ़िया, ताली मिलेगा तुमको। तो फोर्थ क्वेश्चन करें, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के डायग्राम देख के घबरा मत जाना, ठीक है, वीडियो में रह जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा वैसे डायग्राम। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्फेरिकल बोल है, हेमिस्फेरिकल बोल है, ठीक है, कटोरी। इस हेमिस्फीयर बोल को एक सिलेंड्रिकल जार से ढकेंगे, लेकिन ये सिलेंड्रिकल जार सिर्फ उतना ही बड़ा है कि ये हेमिस्फेरिकल बोल उसमें समा जाए, ठीक है, मतलब जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा सिलेंड्रिकल जार हम लोग लिए हैं, बट उतना बड़ा लिए हैं कि हेमिस्फेरिकल बोल उसमें अट जाए। तो तुम सोच ही पा रहे हो, यह हेमिस्फेरिकल कटोरी का जो टॉप है वो मेरे सिलेंड्रिकल के ऊपर वाले फ्लैट सरफेस से टच हो रहा होगा, इतना इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, कोई जगह नहीं छूटेगा। अब इस चीज को, इस पूरे सेटअप को, यानी बोल के ऊपर सिलेंड्रिकल जार, इसको ढक दिया जा रहा है वापस एक स्फेरिकल बोल से, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, इस तरीके से उसको भी ढक दिया जा रहा है, और इस बार भी
ये जो सेकंड वाला बॉल हम लोग लगाए हैं वो भी जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा है, मतलब उतना ही बड़ा है कि अंदर वाला सिलेंड्रिकल जार जस्ट फिट हो पाए, ठीक है। और अब इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, इसको वापस से सिलेंड्रिकल जार से ढक देंगे, सिलेंड्रिकल जार को हेमिस्फीयर से ढकेंगे, हेमिस्फीयर को सिलेंड्रिकल जार से ढकेंगे, ऐसा करते चले जाएंगे, ठीक है। और वो डायग्राम मैं यहां पर बनाया हूं, 3 लेयर तक करके दिखाया, उसके बाद डॉट 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 करके दिखाया कि ये चलते जाएगा, ठीक है। जब तक हम n नंबर ऑफ बोल्स 10 या 20 या 50 बोल नहीं लिख के, मैं कह रहा हूं कि भाई nth बोल तक ये चलेगा, ठीक है। यानी जो सबसे बाहर वाला चीज है वो है बोल नंबर n। क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट बोल टू द nth बोल, यानी जो सबसे अंदर वाला बोल है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और जो सबसे बाहर वाला हेमिस्फेरिकल बोल है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो, इन दोनों चीजों का रेशियो कितना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब सॉल्व करो, कैसे निकालें। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले वाले बोल और पहले वाले सिलेंड्रिकल जार पे ही फोकस करेंगे, बाकी सबको भूल जाते हैं, खाली पहले वाले बोल और पहले वाले सिलेंड्रिकल जार पे फोकस रखो। ये है अगर मेरे हेमिस्फीयर का रेडियस, ठीक है। तो बताओ इस सिलेंड्रिकल जार का रेडियस क्या होगा। भाई बिल्कुल सिलेंड्रिकल जार का भी रेडियस उतना ही होगा, r। बताओ इस सिलेंड्रिकल जार का हाइट कितना होगा, यानी ये वाला लंबाई कितना होगा। देखो ये हेमिस्फीयर का रेडियस r यहां बनाने की जगह मैं यहां पर भी तो बना सकता था, सेंटर से टॉप को जोड़ता हुआ लाइन मेरा रेडियस ही होगा। अगर ये लेंथ भी रेडियस है तो सिलेंडर का हाइट भी रेडियस हो जाएगा कि नहीं। तो अब हम इस सिलेंड्रिकल जार को भी एक हेमिस्फीयर से ढक देते हैं। अब तुम मुझे सोच समझ के बताओ कि ये बाहर वाले हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा। मैं चाहूं तो इसका रेडियस अलग अलग जगह बना के दिखा सकता हूं, है ना। चाहूं तो मैं इसका रेडियस यहां बना के दिखा सकता हूं, यहां बना के दिखा सकता हूं, यहां बना के दिखा सकता हूं, लेकिन मैं एक बहुत पर्टिकुलर जगह इसका रेडियस बनाऊंगा। क्या ये मेरे बाहर वाले हेमिस्फीयर का रेडियस है। हाँ है, हेमिस्फीयर से शुरू हो रहा है, हेमिस्फीयर के सेंटर तक जा रहा है, तो ये रेडियस ही है हेमिस्फीयर का। यही लेंथ कितना है ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इस लेंथ को मैं यहां क्यों बनाया हूं पता है, ताकि मैं अभी तक जो जो लेंथ जानता हूं ना उनका यूज कर पाऊं। बोलो कैसे। ये वाला लेंथ मुझे पता है क्या है, यही तो मेरे छोटे वाले हेमिस्फीयर, अंदर वाले हेमिस्फीयर नंबर 1 का रेडियस है, उसे हम r बोले थे, याद करो उसे हम r बोले थे। और ये वाला लेंथ सिलेंडर का हाइट है, और वो भी हम अपने पिछले डायग्राम से पता कर लिए थे कि r है, तो ये कह सकता हूं कि ये भी r है। और ये तीनों लेंथ मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, जहां राइट एंगल यहां है। तो ये वाला लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, कैलकुलेट कर लो, √2r आएगा कि नहीं आएगा। बोलो भाई। यानी कि अंदर वाले हेमिस्फीयर का रेडियस जब r है तो जस्ट उसके बाद वाले हेमिस्फीयर का रेडियस √2r निकल के आया है। देखो अभी मेरे एक्सप्लेनेशन में मैं ये कह रहा था कि ये जो मेरा सेटअप है ये सबसे अंदर वाला सेटअप बनाया हूं, है ना। ये है बोल नंबर 1, फिर था बोल नंबर 2, और दोनों के बीच में सिलेंडर नंबर 1। लेकिन तुमको शायद ये समझ में आ रहा होगा कि जरूरी नहीं है कि ये डायग्राम उसी सेटअप को दर्शाता हो। अगर मैं बोल दूं कि ये मेरा बोल नंबर 5 था, फिर उसके ऊपर एक सिलेंडर लगाया गया, और फिर ये बोल नंबर 6 था, बोल नंबर 5 के रेडियस को अगर मैं r मानता, उसके अंदर जो भी चीज चल रहा था, इसके अंदर सिलेंडर रहा होगा, उसके अंदर एक और बोल, उसके अंदर और सिलेंडर, उसको भूल जाओ। कहानी को सिलेंडर नंबर बोल नंबर 5 से ही शुरू करते हैं और उसके रेडियस को r मानते, तो ठीक यही कैलकुलेशंस करके मुझे पता चलता कि बोल नंबर 6 का रेडियस √2r है, करेक्ट। और उसी तरीके से अगर ये बोल नंबर 4 होता, अंदर वाला बोल नंबर 4 होता, तो बोल नंबर 5 का जो रेडियस है वो उससे √2r टाइम ज्यादा होता। यानी ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं और बोल्स के रेडियस को स्टडी करते हैं, देखते हैं, मेजर करते हैं, तो बोल्स के रेडियस √2 टाइम्स बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहला बोल का रेडियस अगर r है तो सेकंड वाले बोल का रेडियस √2r होगा, थर्ड बोल का रेडियस वापस से √2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी √2 × √2 2r हो जाएगा। उसके बाद
2√2r। तो इसी बात को एक बार मैं लिख के दिखाना चाहता हूं कि अगर पहले वाले बॉल, सबसे अंदर वाले बॉल का रेडियस r है, तो सेकंड नंबर बॉल का रेडियस हो जाएगा √2 टाइम्स ज्यादा, √2r। तो थर्ड वाला √2r मल्टीप्लाइड विथ √2, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2r। फोर्थ वाला क्या होगा, 2√2r। बार बार बस √2 मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो ये सीक्वेंस कुछ समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है। ताकि हम पैटर्न को और अच्छे से समझ पाए, देख पाए, मैं काम करता हूं, मैं हर केस में √2 जबरदस्ती डाल देता हूं। कहने का मतलब इसको मैं लिख देता हूं √2 टू द पावर 0 इंटू आर, इसको लिख देता हूं √2 टू द पावर 1 इंटू आर, फिर लिख देता हूं √2 टू द पावर 2 इंटू आर। हर बार √2 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √2 का पावर बढ़ते जाएगा, फिर √2 टू द पावर 3 इंटू आर, एंड सो ऑन। ये समझ में आ रहा है? तो ये पैटर्न देख के अब मेरे को बताओ कि भाई बॉल नंबर n का रेडियस कितना हो जाएगा, nth बॉल का रेडियस कितना हो जाएगा। मामला समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? सबसे अंदर वाले बॉल का रेडियस है r, और जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं √2 टाइम्स रेडियस बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो उसी पैटर्न को हम लिख दिए हैं, और इस पैटर्न को देख के अब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि nth बॉल, बॉल नंबर n का रेडियस कितना होगा। तो पैटर्न देख के मेरे को ध्यान से बताओ क्या होना चाहिए। तो देखो सभी रेडियस में √2 दिखाई दे रहा है जिस तरीके से मैं लिख दिया हूं। अब बस देखो कि बॉल नंबर और √2 के पावर में क्या रिलेशन है। बॉल नंबर 1 में √2 टू द पावर 0 था, बॉल नंबर 2 पे पावर था 1, बॉल नंबर 3 में पावर था 2, बॉल नंबर 4 में पावर था 3। हर बार √2 का कौन सा पावर रह रहा है, जो भी बॉल नंबर है उससे एक कम। तो nth बॉल का रेडियस कितना रहेगा, √2 टू द पावर n-1 r। तो ये समझ में आ रहा है या नहीं, कैसे हम लोग nth हेमिस्फीयर, जो सबसे बाहर वाला हेमिस्फीयर होगा, उसका रेडियस निकाल लिया। ऑब्वियसली n के टर्म्स में ही रहेगा ये, है ना, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि बाहर वाला 20th हेमिस्फीयर है या 15th हेमिस्फीयर है, इसलिए उसका रेडियस कितना लंबा है उसमें भी n है। वैसे आईसीएसई वाले बच्चे, या अगर तुम थोड़ा भी एपी के आगे जाने की कोशिश किए होगे तो तुम जीपी के बारे में पढ़े होगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जो जीपी के फॉर्मूलाज जानेगा वो निकाल ही लेगा जीपी का फॉर्मूला यूज करके कि भाई इस सीरीज का nth टर्म क्या होने वाला है, और उसको पता चल जाएगा कि भाई nth टर्म ये है, कॉमन रेशियो वगैरह लगा के। बट अगर तुमको जीपी नहीं पता है तो मैं जिस तरीके से पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके लॉजिकली लिख दिया हूं कि रेडियस कितना होगा, वो बिल्कुल इनफ है। तो अब हमें सबसे अंदर वाले हेमिस्फीयर का रेडियस पता है, उसको r मान के शुरू किए थे, और फिर हमें nth हेमिस्फीयर, सबसे बाहर वाले हेमिस्फीयर का भी रेडियस पता चल गया है, वो आया है √2 टू द पावर n-1 इंटू आर। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ द सीएसए ऑफ द फर्स्ट बॉल टू द nth बॉल। तो दोनों के केस में सीएसए निकाल देते हैं। सबसे अंदर वाले बॉल का, क्योंकि हम रेडियस r मान के चल रहे हैं, तो सबसे अंदर वाले बॉल का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 2πr²। और यही सबसे बाहर वाले बॉल का, यानी nth बॉल का टीएसए कितना आएगा, टीएसए ऑफ nth बॉल क्या आएगा, 2π। अब r की जगह ध्यान से याद करो, रेडियस हम क्या निकाल के बैठे हैं, nth बॉल का, √2 टू द पावर n-1 इंटू आर। इस वैल्यू को हम रेडियस में डाल देंगे, यही तो है मेरे nth बॉल का रेडियस, √2 टू द पावर n-1 इंटू आर। ये रेडियस हो गया पूरा, इसका स्क्वायर, 2π इंटू रेडियस का स्क्वायर लिख रहे, लेकिन रेडियस मेरे nth वाले हेमिस्फीयर का है √2 टू द पावर n-1 इंटू आर, तो उसका भी स्क्वायर कर दिया है। फॉर्मूला में बैठाए हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, क्या आएगा, 2π, √2 टू द पावर n-1 है और बाहर उसका स्क्वायर भी बैठा है, तो क्या होगा, ये बात समझते हो ना, a टू द पावर b है और उसका भी टू द पावर c है। एक बात बताओ, इसी को मैं a टू द पावर c टू द पावर b भी तो लिख सकता हूं। पावर के पावर जब होते हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई होता है, तो b इंटू सी करो, c इंटू b करो, बात सेम ही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, √2 का पहले मैं स्क्वायर करूंगा और उसके बाद टू द पावर n-1 करूंगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ये स्क्वायर r पे भी अप्लाई होगा, बस कैलकुलेशन कर रहा हूं, ज्यादा घबराना मत, कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ कैलकुलेशन है। 2π, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो 2 टू द पावर n-1, r का स्क्वायर तो है ही, तो मेरा फाइनल टीएसए क्या आ गया, 2πr² इंटू 2 टू द पावर n-1। कुछ नहीं किया हूं, बस r² पहले लिख दिया हूं, 2 टू द पावर n-1 लास्ट में लिख रहा हूं, ताकि रेशियो लेते वक्त क्या कट रहा है और आसानी से दिखे। तो रेशियो क्या हो गया, फर्स्ट हेमिस्फीयर
और लास्ट हेमिस्फीयर nth हेमिस्फीयर का टीएसए का रेशियो निकालना था। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करूंगा तो 2 पाई कट जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा, मेरे पीछे लिखाएगा तो देख लेना, रेशियो आ जाएगा सीधा 1:2 टू द पावर n-1। बहुत ही शानदार, देख लो, कैलकुलेशंस किया हूं सिर्फ। एक बार तुम सबसे बाहर वाले यानी nth हेमिस्फीयर का रेडियस निकाल लिए ना, फिर मामला आसान है। फर्स्ट हेमिस्फीयर और nth हेमिस्फीयर का टीएसए निकालना है, दोनों का रेशियो ले लेना डिवाइड करके, आर बार सब कुछ कट जाएगा, आंसर सिर्फ n के टर्म्स में रहेगा 1:2 टू द पावर n-1। कितने लोग का फोर्थ क्वेश्चन सही है? कितने लोग का अभी तक सब कुछ सही है? कैन यू मेक इट ऑल द वे थ्रू? एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन जो है वापस से कोन पे बेस्ड है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो ये रहा फिफ्थ और फाइनल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कोन पे बेस्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन है ऑब्वियसली। इस क्वेश्चन में एक सॉलिड कोन दिया गया है और हमें एक रस्सी का लूप इस कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के अराउंड घुमाना है, ठीक है, इस तरीके से कि वो लूप शुरू बेस पे एक पॉइंट, यहां पर मैं पॉइंट मार्क किया हूं, इस पॉइंट से शुरू हो और कोन के अराउंड घूम के वापस कर्व सरफेस एरिया के अराउंड घूम के वापस इसी पॉइंट पे आए। तो अगर मेरा रस्सी का लूप ऐसा करता है तो बताओ शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द रोप कितना हो सकता है? ये है मेरा क्वेश्चन। और देखो ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखाया हूं कि कैसे हम लोग एक रस्सी के लूप को इस कोन के कर्व सरफेस के अराउंड घुमा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तरीकों से घुमा सकते हैं। इधर देखो, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम वो रस्सी का लूप को बिल्कुल बेस के अराउंड घुमा दे, ये ब्लैक वाला रस्सी दिखाई दे रहा है, ऐसा घुमा दे। या हो सकता है कि हम लोग थोड़ा ऊपर लेके जाए रस्सी को घुमा के फिर नीचे लेके आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम लोग पूरा ऊपर चले जाए रस्सी को लेके, फिर ऊपर से थोड़ा घुमा दे, छोटा सर्कल मिलेगा, और फिर नीचे लेके आ जाए जहां से शुरू किए थे। आना वही है जहां से शुरू हो रहा है, बेस पे है वो पॉइंट, ठीक है। तो बताओ सबसे छोटा पॉसिबल रस्सी जिससे ये काम किया जा पाए वो कितना छोटा हो सकता है? छोटा से छोटा कितना छोटा हो सकता है? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इन अलग अलग केसेस में जब रस्सी को सिर्फ नीचे से घुमा देते हो, थोड़ा ऊपर से घुमाते हो और ऊपर से घुमाते हो, अलग अलग काम करने पे ये जो रस्सी का लेंथ होगा, लूप का लेंथ होगा, अलग अलग होगा। बहुत सारे ऐसे तीर्थ यात्रा होते हैं जिसमें बोला जाता है कि माउंटेन या हिल जो भी है उसका एक राउंड लगाओ, है ना। तो मान लो कि ये एक माउंटेन है, अगर तुमको इस माउंटेन का राउंड लगाना है तो मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम माउंटेन के बेस पे यानी सबसे नीचे वाले पार्ट पे अगर एक पूरा राउंड लगाते हो वर्सेस अगर तुम माउंटेन के थोड़ा ऊपर जाके यहां पहुंच गए फिर यहां पर एक राउंड लगाते हो, तो कौन सा वाला राउंड ज्यादा छोटा होगा? ऑब्वियसली ऊपर जाके अगर तुम राउंड लगाओगे हिल के तो ज्यादा छोटा होगा। लेकिन हमें यह याद रखना है कि हम जहां से शुरू किए थे आना तो वापस वही है, यानी अगर तुम राउंड लगाने के लिए ऊपर गए भी थे, राउंड लगा लिए, छोटा राउंड मिला, लेकिन आना भी तो है वापस, यानी ये जाने और आने वाला लेंथ को भी कंसीडर करना है। ऊपर जाके राउंड लगा के वहीं थोड़ी रह जाओगे, पहाड़ों पे नीचे भी आओगे। तो हम लोग को यही देखना है कि हम लोग कौन सा पाथ पकड़े जिससे कि मेरा पाथ लेंथ गोइंग अराउंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन बिकम्स द शॉर्टेस्ट, ठीक है, अंडर द कंडीशन दैट वी हैव टू स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट। तो जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना शुरू करोगे ना, तुमको यह समझ में आ जाएगा कि भाई सीधा सीधा तो कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया या टीएसए वॉल्यूम वगैरह कोई फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट मैं जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूं तुमको यह बात अभी तक समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं है कि वो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं। और अच्छे क्वेश्चंस या आईआईटी के क्वेश्चंस, जेईई एडवांस्ड का पेपर उठा के देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें सीधा फॉर्मूला जानने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इनफैक्ट फायदा तब होता है जब तुमको पता है कि जो फॉर्मूलास तुम पढ़े हो वो क्यों सही है, या अगर तुमको उन फॉर्मूलास को निकालना होता, इन्वेंट करना होता या डिस्कवर करना होता तो तुम किस तरीके से सोचते। वो इनिशियल थॉट प्रोसेस जानना या वो स्किल होना सोचने का ज्यादा जरूरी है। जैसे एक हिंट मैं दे दूं इस सवाल के लिए, कई लोगों को पता होगा कि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, है ना, वेयर एल इज स्लैंट हाइट, आर इज रेडियस।
यहां पर रेडियस और स्लैंट हाइट दिया भी है तो निकालने का मन भी करता है कि निकाल दे कर्व सरफेस एरिया, पता नहीं क्या फायदा होगा, निकाल सकते हैं तो निकाल देते हैं। लेकिन जिन्हें कर्व सरफेस एरिया पाई क्यों होता है या कैसे निकाला जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, यह बात अगर पता हो तो उन लोगों के लिए यह क्वेश्चन करना ज्यादा आसान होगा। तुम्हारे दिमाग में अपने आप आइडियाज आने लगेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। अब चिंता मत करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं पहले तुमको कर्व सरफेस एरिया का डेरिवेशन कराऊंगा, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे वापस से तुम्हारे इमेजिनेशन का जरूरत पड़ने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम इस कोन को एक लेबल से रैप कर दो, ठीक है, इसके कर्व्ड सरफेस को एक लेबल लगा के रैप कर दो, कोई चार्ट पेपर से रैप कर दो या किसी भी प्लास्टिक से रैप कर दो, इस तरीके से। तो देखो सेम कोन को मैं एक ब्लू कलर के लेबल से रैप कर दिया हूं, कर्व सरफेस एरिया को नीचे जैसा है वैसे ही रहने दे रहा हूं, कर्व सरफेस को एक लेबल से रैप कर दिया हूं, ठीक है। तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि एक जो वो कोन वाला बर्थडे कैप होता है ना, ये एक बर्थडे कैप है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम इसको बीच से ऐसे काट देंगे, ठीक है, बेस के एक पॉइंट से ऊपर तक ले जाके काट देंगे और काटने के बाद इस लेबल को खोल देंगे या उस बर्थडे कैप को खोल देंगे। मेरा सवाल तुमसे यह है कि जब हम इस लेबल को खोल के ऐसे फ्लैट जमीन पे रख दें तो बताओ ये लेबल दिखने में कैसा होगा, किस शेप का होगा। ऐसा अक्सर हम लोग बचपन में सिलेंडर जब पहली बार पढ़ते हैं, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पढ़ते हैं, तब भी ये चीज सोचते हैं सिलेंड्रिकल कैन के अराउंड एक लेबल लगाए और उस लेबल को अनपील करके, है ना, नोच के उस लेबल को खोल दे और जमीन पे फ्लैट लगा दे तो वो लेबल दिखने में रेक्टेंगुलर रहता है। एक रेक्टेंगल को सिलेंडर के अराउंड रैप किया जा सकता है, सिलेंडर के कर्व सरफेस के अराउंड रैप किया जा सकता है। उसी तरीके से मेरा सवाल अभी ये है कि अगर एक कोन के कर्व सरफेस को खोल दिया जाए तो वो कौन सा 2D शेप नजर आएगा। सोच पा रहे हो? सोच नहीं पा रहे हो तो मैं दिखा देता हूं। ये देखो कोन दिखाई दे रहा है, हॉलो है पर फर्क नहीं पड़ता है, कोन तो है, ठीक है। पेपर कटआउट से मैं तुम्हारे लिए कोन बनाया हूं। अब इस कोन को मैं जैसे दिखाया था खोलने वाला हूं, ठीक है। खोलने से पहले तुम लोग के पास लास्ट मौका है, सोच लो शेप खुल के कैसा नजर आएगा। सोच लिए? अब देख लो कोन को, अगर मैं कोन के कर्व्ड सरफेस को अगर काट के खोल देता हूं तो कैसा नजर आता है, देख लो। ये देख लो भाई, कौन सा शेप है ये, कौन सा शेप है? ये तुम्हारे क्लास 10 में भी पढ़ाया जाता है। दिस इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, है ना। एक पूरे सर्कल का एक वो पिज्जा स्लाइस अगर काट के निकाल ले तो ये वो शेप है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल ना, सर्कल का एक हिस्सा है। समझ में आ रहा है सबको ये बात? अब तुम सोचोगे सर इस बात को समझ के हमारा क्या फायदा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस पेपर कोन पे समझने का कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार मेरे को कोन के बेस पे एक पॉइंट से शुरू करना है और मेरे को रस्सी को कर्व सरफेस एरिया के अराउंड घुमा के वापस उसी पॉइंट तक लेके आना है, ठीक है। कागज पे सोचते हैं तो कागज वाले कोन पे हमें यहां से शुरू करना है और घूम के आके कोन के अराउंड वापस यहीं खत्म करना है। तो मान लो कि मैं एक मार्कर लेके उस पाथ को मार्क करने लग जाऊं, कोन के कर्व सरफेस एरिया पे एक ब्लैक मार्कर से ऐसे लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, कोन के अराउंड यहां से शुरू करके कोन के अराउंड घुमा के यहां पर ही खत्म कर देता हूं। याद रखना, मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो पाथ है मार्कर से बनाया हुआ वो सबसे छोटा पॉसिबल पाथ हो, राइट। जब तक ये कागज इस तरीके से फोल्डेड है हमारे लिए सोचना थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है कि वो मार्कर से बनाया हुआ लाइन सबसे छोटा कब होगा, लेकिन इस कागज को अगर मैं खोल दूं तो यही सोचना बड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान से समझो, मुझे शुरू इस पॉइंट से करना है, फिर घूम के आके इस पॉइंट पे खत्म करना है। जब मैं इस कागज को खोलूंगा तो ध्यान से देखना कि ये पॉइंट जाते किधर है। ये रहा मेरा शुरू होने वाला पॉइंट और खत्म होने वाला पॉइंट कहां गया भाई, ये रहा, है ना, इधर खत्म हो रहा है। तो अब इस 2D डायग्राम पे इस चीज को सोचो, मेरे को इस पॉइंट से शुरू होते हुए इस पॉइंट तक जाना है, लेकिन मेरा पाथ सबसे छोटा होना चाहिए। तो मैं किस तरीके का पाथ बनाऊं? अब ये तो सबको पता है कि कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ सबसे छोटा पाथ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं सिंपली यहां से शुरू करूंगा बनाना और एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा यहां तक, और वही पाथ यहां से यहां जाने वाला सबसे छोटा लाइन होगा। बना के दिखा देता हूं, ये देख लो, यही होगा सबसे छोटा पाथ, यहां से यहां जाने वाला सबसे छोटा पाथ यही होगा। अब जिनके दिमाग में वो सब केसेस चल रहा था ना, कौन सा वाला दिखा देता हूं। अगर लग रहा है ये पिंक वाला वायर जैसे जा रहा है, पिंक वाला रोप जैसे जा रहा है कि भाई पहले थोड़ा ऊपर चले जाओ, फिर गोल घुमाओ,
फिर नीचे आ जाओ, शायद ये पाथ ज्यादा छोटा होगा क्योंकि ये लूप मेरे लिए छोटा हो जाता है। तुम इस कागज पे सोच के देखो तुम क्या करोगे। तुम बेस से शुरू कर रहे हो, थोड़ा ऊपर जा रहे हो, फिर इधर आ रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो। तो अब तुमको क्या लगता है यहां से यहां जाने के लिए कौन सा रास्ता ज्यादा छोटा होगा? ये वाला ही सबसे छोटा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर तुम ऊपर जाते हो, फिर घूमते हो, फिर नीचे आते हो, तो ऑब्वियसली यू आर टेकिंग अ लॉन्गर पाथ। ठीक है, हाँ माना कि इस साइड से इस साइड जाते वक्त ऊपर जाके क्रॉस करना ज्यादा छोटा पड़ता है, बट खाली ये रास्ता थोड़ी देखना है, ये ऊपर गए फिर नीचे आए, वो पाथ का लेंथ भी तो ऐड होगा। इसलिए मेरा शॉर्टेस्ट पाथ टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज डेफिनेटली दिस स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये तो मैं खोल के दिखा रहा हूं, जब ये कोन के शेप में फोल्डेड रहेगा तब ये पाथ कैसा दिखाई देगा ये भी देख लो। फोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है? यहां से शुरू हुआ, घूम के गया, वापस इसी पॉइंट पे घूम के आ गया। ठीक है, खोलने से कैसा दिख रहा है? खोलने से स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो अपना जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ना ये ब्लैक वाले केस की तरह है, एकदम नीचे वाले बेस के अराउंड नहीं घूम रहा है, ऊपर जाके भी घूम के नहीं आ रहा है, ये ग्रीन वाले केस की तरह है। समझ में आ रहा है? और ये सेंसिबल भी है। अगर तुम सिर्फ नीचे ही घूम के आ गए तो सबसे छोटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो तो कोन पतला होते जाता है, कोन पतला होते जाता है तो तुमको मौका मिलता है अपने लूप को और छोटा कर लेने का और छोटा पाथ घूम के आने का। अब तुम बोलोगे सर और ऊपर चले जाते हैं, कोन तो ऊपर जाते जाते और छोटा हो जाता है, लेकिन ऊपर जाके लूप बनाने में यह लॉस है कि हमें ऊपर जाने वाला पाथ और नीचे आने वाला पाथ भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, सिर्फ लूप के बारे में नहीं सोचना है। तो ये दोनों चीज को ऑप्टिमाइज करते हुए ये ग्रीन वाले टाइप का पाथ ही सबसे छोटा होने वाला है, जैसा कि हमने कागज पे देखे। अब ऑब्वियसली ये पाथ रिकॉग्नाइज करने के बाद क्वेश्चन में मैं ये पूछा हूं कि इस पाथ का लेंथ कैसे निकाले। ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है। अब थोड़ा मैथ्स और ज्योमेट्री लगाना शुरू करते हैं। तो मैं ये समझ चुका हूं कि अगर इस कोन के कर्व सरफेस को काट के खोल दिया जाए तो वो देखने में सेक्टर ऑफ अ सर्कल नजर आता है। ये बात अब सब लोग मान रहे हो, काट के दिखा दिया, मानना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है इस ओपन शेप और इस क्लोज्ड शेप के पार्ट्स के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कंपेयर करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि तुम मेरे को बताओ कि जब इस कोन को काट के मैं खोलता हूं तो ये कोन का जो बेस सर्कमफरेंस दिखाई दे रहा है, ये बेस सर्कल कट के जब खुलेगा तो वो इस सेक्टर ऑफ अ सर्कल पे कहां नजर आएगा, किधर जाएगा वो पार्ट? किनको समझ में आ रहा है कि वो इस सेक्टर का आर्क बन जाएगा? नजर आ रहा है, समझ आ रहा है? ये चीज ज्यादा मुश्किल नहीं है सोचना, फिर भी दिखा देता हूं। कागज काट ही लिया तो देख लो। तो ये है मेरे सर्कल का नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, इसको अभी मैं खोलता हूं, कहां गया वो? बिल्कुल सेक्टर का आर्क बन रहा है, नीचे वाला आर्क बन रहा है। तो यानी कोन के बेस सर्कल का सरकमफरेंस खुल के बनता है मेरे सेक्टर का आर्क, यानी सरकमफरेंस जितना लंबा है मेरा आर्क लेंथ उतना ही लंबा है। यह बात समझ में आ रहा है? दूसरा सवाल, कोन का स्लैंट हाइट है। अब उसको चाहे यहां दिखाऊं या यहां दिखाऊं, कोन खोलने के बाद ये सेक्टर पे कहां नजर आता है? तो देखो कोन पे स्लैंट हाइट ये रहा, उसको जब खोला तो वो बन गया सेक्टर का रेडियस। ठीक है, ये बात क्लियर है? जरूरी नहीं है कागज पे देखना। अब मुझे लगता है कि तुम लोग टॉपर हो तो इतना चीज डायरेक्टली भी समझ में आता होगा, कई लोगों को इस पेपर कटआउट का जरूरत भी फील नहीं हो रहा होगा, ऐसे ही सब समझ में आ जा रहा होगा। तो अब सब यही देखते हैं। तो मेरे सेक्टर का जो रेडियस होगा वो होगा मेरे कोन का स्लैंट हाइट जो कि है 28, और जो मेरे सेक्टर का आर्क लेंथ होगा वो होगा इस कोन का बेस सरकमफरेंस। बेस सरकमफरेंस कैसे निकाले? 2 पाई आर, आर है 7, ये यहां लिख देता हूं 2 पाई इंटू 7। अब याद रखना निकालना क्या है? निकालना है ये लेंथ, इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ निकालना है। ठीक है, ये भूल नहीं जाना कि करना क्या है। अब क्योंकि ये सेक्टर एक सर्कल का ही हिस्सा है, हर सेक्टर एक सर्कल का ही तो पार्ट होता है। वो सर्कल इमेजिन कर पा रहे हो? वो बड़ा सा सर्कल जिसका एक स्लाइस ये सेक्टर है, उस सर्कल पे नजर डालते हैं। ये देखो, ये पूरा सर्कल बना दिया मैं। रेडियस 28 है, आर्क लेंथ 2 पाई इंटू 7 14 पाई है। तुम मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे सर्कल का सरकमफरेंस कितना होगा? इस बड़े वाले सर्कल का सरकमफरेंस कितना होगा? अब इस सर्कल का रेडियस पता है 28, तो इस बड़े वाले सर्कल का सरकमफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, यानी 2 पाई इंटू 28, 2 पाई इंटू 28 यानी 56 पाई। देखो ये वाला आर्क लेंथ 14 पाई है, यानी ये पूरे सरकमफरेंस का कितना हिस्सा है, कितना फ्रैक्शन है भाई? 14 पाई इज 1/4 ऑफ 56 पाई, 1/4 ऑफ 56 पाई। यानी कि ये आर्क मेरे सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा भाई? पूरा एंगल है 360 डिग्री,
तो ये एंगल हो जाएगा 1/4 ऑफ 360 डिग्री। पूरे सरकमफ्रेंस का जितना फ्रैक्शन मेरा आर्क लेंथ सबटेंड करेगा, पूरे सेंट्रल एंगल का ठीक उतना ही फ्रैक्शन मेरा आर्क सेंटर पे सबटेंड करेगा। पूरा सेंट्रल एंगल है 360, 1/4 ऑफ 360 इज 90 डिग्री। तो अब पता चल गया कि ये एंगल यहां पे है 90 डिग्री। इसी बात को एरियाज रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर में, क्लास 10 का एक चैप्टर है ना, एनसीईआरटी में है, उस चैप्टर में इसी बात को जो मैं अभी समझाया हूं फ्रैक्शन वाले बात को, इसी बात को एक फॉर्मूला से भी दिखाया जाता है। मैं लिख देता हूं वो भी, अगर किसी को फॉर्मूला बहुत अच्छा लगता है। वो फॉर्मूला भी सेम ही बात बताता है कि भाई मेरा आर्क लेंथ कितना होगा। आर्क लेंथ मान लो एल है, तो आर्क लेंथ कितना होगा, वो पूरे सरकमफ्रेंस का एक फ्रैक्शन होगा। कितना? तो पूरे सरकमफ्रेंस, पूरा सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, उसका एक फ्रैक्शन होगा। कितना फ्रैक्शन होगा? तो भाई ये एंगल अगर थीटा है, तो थीटा जितना 360 का फ्रैक्शन है, ठीक उतना ही फ्रैक्शन होगा। तो थीटा बाई 360 डिग्रीज इंटू 2 पाई आर। अब मेरे पर्टिकुलर केस में, इस क्वेश्चन में मुझे एल पता था कि 14 पाई है, आर पता था 28 है, यहां से थीटा निकल जाएगा। हम लोग सोच के ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये थीटा 90 डिग्री होगा। अब मेरा फाइनल स्टेप है बस ये ए बी का लेंथ निकाल देना, जो कि बहुत आसान है। मुझे पता चल ही गया है कि ये 90 डिग्रीज है, ये रेडियस है 28, ये रेडियस है 28, तो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसके दो छोटे साइड्स पता है 28 28। पाइथागोरस थ्योरम निकाल दो, ए बी पता चल जाएगा 28√2। तो वो वाला रस्सी जो यहां से शुरू होगा, कर्व सरफेस एरिया के अराउंड घूम के आएगा, वापस इसी पॉइंट पे खत्म होगा, वो रस्सी 28√2 यूनिट्स या मीटर जो भी है से ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, कम से कम उतना लंबा होना होगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो सच सच बताओ भाई, अगर तुम्हारा 5th क्वेश्चन भी सही हो गया, तो मेरे को ऑनेस्टली जानना है किसी का पांचों में पांचों क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा पांचों क्वेश्चन सही हुआ है तो तुम ये लिख के रख लो कि तुम्हारा आईआईटी निश्चित है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो देख के तुम लोग को कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। जो लोग ये क्वेश्चंस पूरे कर भी लिए, उनको करने में मजा तो आया ही होगा। अगर ये वीडियो तुमको यूजफुल लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग ज्यादा एग्जाम वगैरह का स्ट्रेस नहीं लेंगे। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग है, हम लोग उसका मजा लेंगे। ठीक है, देखो पढ़ना तो है ही, अभी तुम जिस एज पे हो तुमको पढ़ना है ही। मुझे ये लगता है कि इस चैनल पे मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे लिए पढ़ाई को मजेदार बनाना। ठीक है, ये 100 में 100 लाओ, टॉप करके दिखाओ, ये सब चीज का बर्डन दिमाग में नहीं सोचना है। पहले तो हम लोग को क्योंकि पढ़ना ही है, उसको मजेदार बना लेते हैं ना, स्ट्रेसफुल क्यों बनाए। मैं ये भी सोच रहा हूं कि जैसे मैंने मेंसुरेशन पे बनाया है, मैं एक और क्लास 10 के चैप्टर पे ये चैलेंजर क्वेश्चंस बनाऊं। कमेंट्स में मेरे को बताना कि मैं कौन से चैप्टर पे बनाऊं। और अगर तुम किसी ऐसे टॉपर को जानते हो जो सोचता है कि उससे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो ये वीडियो उसको जरूर भेजना। मेरा नाम है वैभव सोनकर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।